अब हम स्टार्ट करेंगे आज से वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल बनाते कैसे हैं, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं, कहाँ कौन सा वेरिएबल यूज किया जाता है और कब कौन सा वेरिएबल यूज किया जाता है। ठीक है, देखो हमारे पास थ्री टाइप के वेरिएबल मिलेंगे। तो वैर, दूसरा मिलेगा लेट, तीसरा मिलेगा हमें कॉन्स्ट। ठीक है, वैर होता है एक यूं समझ लो ग्लोबल टाइप का वेरिएबल। इसे हम कभी भी कहीं भी कितनी बार भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, ओवरराइड कर सकते हैं ना, और डायरेक्ट वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं जो इसकी वैल्यू जो ये इसका वेरिएबल होगा। लेट के केस में क्या होता है, हम इसे ओवरराइड नहीं कर सकते, बट वैल्यू जरूर चेंज कर सकते हैं, दोबारा इसको कॉल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, वैर में कभी इसको कॉल भी कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो, बट लेट के केस में ओवरराइड नहीं कर सकते, बट वैल्यू ओ सॉरी कॉल नहीं कर सकते, बट ओवरराइड कर सकते हैं इसको आराम से हम लोग। ठीक है, अब कॉल के केस में क्या होगा, ना हम इसे ओवरराइड कर पाएंगे, ना मल्टीपल टाइम कॉल कर पाएंगे इसे। ओके, चलो एग्जांपल से देखते हैं। देखो मैंने बनाया एक स्क्रिप्ट टैग ले लिया मैंने। उसके बाद देखो, अगर हम वेरिएबल ना बनाए, डायरेक्ट कोई चीज कॉल करते हैं, तो अगर मैं एक्स मान लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे हेलो लिखूं, तो क्या होगा, डॉक्यूमेंट, सबको पता है पेज कॉल होगा, राइट एक्स। क्या ये रन होगा? अगर मैं इसको कॉल किया हूं, तो देखो ये आया है, ये है हमें आउटपुट आया है। मैंने वैन लेट काउंट कुछ तो यूज किया नहीं है, बट ये फिर भी कॉल हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी कभी भी कोई वेरिएबल नहीं बनाते हैं, तो बाय डिफॉल्ट वह वेरिएबल कौन सा वेरिएबल हो जाता है, वैर टाइप का। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली समझ लेगा कि ये वैर टाइप का हो गया है। अब आ जाओ दूसरा, अब मैं वैर वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल क्या करेगा, वैल्यू स्टोर कराएगा, किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करा सकता है। जेएस में एक अच्छी बात है कि हम कैसा भी वेरिएबल ले सकते हैं और कैसा भी डेटा स्टोर करा सकते हैं। और ये कोई नियम नहीं है कि अगर हमने वैर लिया है तो ए टू जेड लिखेंगे या 1 to 9 लिखेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। ठीक है, ही कैन स्टोर मल्टीपल टाइप ऑफ वैल्यू, चाहे वो स्ट्रिंग हो, बुलियन हो, नंबर हो, इंटीजर हो, कुछ भी स्टोर करा सकते हैं, एरे वगैरह कुछ भी, एवरीथिंग वो स्टोर करेगा। अब मैंने बनाया वैर एक्स, एक्स नाम का वेरिएबल बनाया। ठीक है, चलो मान ले अभी एक्स नहीं बनाता हूँ, मैं ए नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेलो कोडर्स, हेलो कोडर्स मैंने लिख दिया। ओके, कॉल हो गया। अब मान लो मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट भी करा लेता हूँ। चलो कोई नहीं, एलन मैंने वेरिएबल लिख दिया। ठीक है, वेरिएबल का नाम, अब मैं यहाँ पे एक एस आर टाइप दे देता हूँ पहले तो। ये हमारा आउटपुट आ गया। ओके, वेरिएबल बनाया हमने, उसमें वैल्यू स्टोर करा दी। अब उसकी वैल्यू को चेक प्रिंट भी करा दिया हमने एचटीएमएल में शो भी करा दिया, वो भी हो गया। अब ये हो गया। अब दूसरा थिंग, अगर मान लो मुझे ये वेरिएबल को फिर से कॉल करना होगा, तो मैं मान लो वेरिएबल फिर से कॉल कर देता हूँ, वेर इक्वल टू, अब की बार लिख देता हूँ इसमें मैं है मिस्टर कोडर, हाय मिस्टर कोडर। अब अगर प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा आउटपुट, हाय मिस्टर कोडर आएगा, लास्ट वाली प्रिंट होगी वैल्यू। ओके, मैंने दोबारा भी, मैं इसको मल्टीपल टाइम कॉल भी कर सकता हूँ। अब इसको ओवरराइड भी कर सकता हूँ, मैं डायरेक्ट कॉल कर देता हूँ। ओ ए इक्वल टू मैं यहाँ पे दे देता हूँ इस बार मिस्टर कोडर्स, इस बार मैं ऐसे कर देता हूँ, सेमीकॉलन लगाओ या ना लगाओ कोई मैंडेटरी नहीं है। तो
तब भी ये कॉल हो गया, ठीक है। वेरिएबल को हम मल्टीपल टाइम मतलब कॉल भी कर सकते हो, ओवरराइड भी कर सकते हो। सेकंड, एचआर टैग, एस्केप टैग। सर हाँ, सर तीनों को एक साथ प्रिंट नहीं करा सकते? हेलो कोडर, हाय मिस्टर कोडर, मिस्टर कोडर। क्या कह रहे हो? तीनों को एक साथ आउटपुट नहीं दे सकते हैं? जैसे हेलो तीनों को कोडर प्रिंट से करा हाय सकते हो, मिस्टर देखो कोडर, ये तीनों को लाइन ही नहीं। प्रिंट करा सकते हो, मैं समझ गया। तीनों को प्रिंट करा सकते हो, लेकिन कैसे? अगर अब तीनों के लिए राइट एलन एलन लिखो, ठीक है, मतलब अब अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी, बट अलग अलग वैल्यू देनी पड़ेगी। हाँ, ये भी कर सकते हैं कि हम अगर जितनी बार ए वेरिएबल यूज हुआ है वो सर सारा का सारा प्रिंट कर हर सकते हैं। लाइन हर लाइन के लिए WRTLN लगाना पड़ेगा, जरूरी है? एनल मत लगाओ, ये तुम पे डिपेंड करता है, स्पेस चाहिए तो एनल लगाओ, नहीं चाहिए तो मत लगाओ। ओके सर। अब जैसे कहना है कि हमारा हम सब प्रिंट कराना चाहते हैं, हेलो कोडर, हाय मिस्टर कोडर, मिस्टर कोडर्स, तीनों प्रिंट कराना चाहते हो। तो पहले हमें यह काउंट करना होगा कि इस पूरे पेज में हमारा ए वेरिएबल कितनी बार कॉल लिखा गया है। उन सारे वेरिएबल को हमें वन बाय वन प्रिंट कराना पड़ेगा, ठीक है। तो एक लूप बनेगा, लेंथ चेक होगी, उस कंडीशन उस हिसाब से होगा। उससे पहले, चलो उसके पहले हम समझ लेते हैं कि चीजें बनती कैसे है ना। पहले तो ये समझ लेते हैं कि चीज चलेगी कैसे। अब हम कहाँ थे? हाँ, लेट। अब लेट वेरिएबल मैंने बनाया बी इक्वल टू, फिर से मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया हेलो, चलो छोड़ देते हैं, यहाँ पे हेलो लिखा मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, मैंने यहाँ पे बी वेरिएबल कॉल कर दिया, ठीक है। सेव करूँगा, रिफ्रेश करूँगा, हेलो प्रिंट हो गया। अब क्या मैं इसको दोबारा कॉल कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे हेलो मिस्टर लिखना चाहूँ तो अब देखो ये साफ साफ यहाँ पे नीचे रेड बन के आ रहा है इसमें ना। अगर स्क्रीन पे थोड़ा सा, हाँ देखो यहाँ पे अंडरस्कोर रेड होके आ रहा है ना। अगर मैं इस पे होवर करूँ, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकता, बट मैं इसकी वैल्यू को ओवरराइड जरूर कर सकता हूँ। यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ मैं हेलो मिस्टर को, हेलो मिस्टर लिख सकता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, देखा, हो सकता है ये। सेकंड, सेकंड द लास्ट। अब क्या आता है लास्ट में? कॉन्स्ट। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट इक्वल टू, मान लो मैं ए बी सी ले लेता हूँ यहाँ पे, इक्वल टू, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ हाय मिस्टर, ठीक है, हाय मिस्टर डॉक्यूमेंट डॉट राइट, हाय मिस्टर आ गया। दोबारा डिक्लेयर करना चाहूँ तो देखो रेड आ गया। अगर करते भी है यहाँ पे तो ये गायब हो जाएगा आउटपुट। लास्ट वेरिएबल कॉल होता है नियरेस्ट। देखो जब भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी में, किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जब हम आउटपुट ले रहे होंगे तो वो नियरेस्ट वैल्यू ढूंढेगा, ठीक है। सी का सबसे नियरेस्ट कहाँ मिलेगा उसको? यहाँ, ठीक है। इस स्क्रिप्ट के अंदर, इस स्क्रिप्ट के अंदर वो ये यहाँ पे मिला है। अगर ये स्क्रिप्ट ना हो, हम इसको ऐसे कुछ देखें तो ये पूरे से स्क्रिप्ट के अंदर सी सबसे नियरेस्ट ढूंढेगा, ठीक है। इसलिए मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ। तो ये नियरेस्ट ये सी मिल रहा है तो ये गलत है ना। ये भी कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर ब्लॉक स्कोप ना। ब्लॉक, अब अभी ब्लॉक स्कोप मतलब होता है कि ये उसी स्कोप के अंदर काम करेगा। अब फंक्शन वगैरह के हिसाब से फंक्शन जब बनाएंगे तो वहाँ पे क्लियर समझ में आएगा। अब देखो इसको ना दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, ओके। अगर मैं चाहूँ कि चलो इसको दोबारा कॉल ओवरराइड करना चाहें, जैसे मान लो हेलो मिस्टर की जगह मैं हाय मिस्टर की जगह हेलो मिस्टर लिखना चाहूँ, तो क्या होगा? देखो यह एरर कोई नहीं बता रहा है, यहाँ पे एरर कुछ भी नहीं बता रहा है। बट मैं अगर इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो
ये कोई आउटपुट नहीं आ रहा, बट हम कंसोल चेक करेंगे जैसे कि मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे कंसोल साफ साफ बताएगा अनएक्सेप्टेड टाइप एरर सी लिख के नहीं आ रहा है कहीं पे। चलो यहाँ पे असाइनमेंट टू कैन नॉट वेरिएबल लिख के आ रहा है js1.html 93 ओ 39 पे आ रहा है, यहाँ पे दे रहा है ना सेगमेंट, ये एक गलत सेगमेंट वेरिएबल का अनडिफाइंड आ रहा है, बिकॉज यह भी हम दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते ना, सॉरी ना डिक्लेयर कर सकते हैं ना ओवरराइड कर सकते हैं कॉन्स्ट। अब यूजेस समझो, यूजेस कहाँ होंगे, जैसे देखो अगर, अब ये भी याद रखना अगर हम कोई वेरिएबल नहीं बना रहे हैं ना तो वो डायरेक्ट वैर कहलाएगा। अगर मैं x को यहाँ प्रिंट करना चाहूँ, क्या ये प्रिंट होगा? यहाँ x में बंद कर देता हूँ। ओके, ये यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट br टैग, जो भी आउटपुट आए वो नीचे आए। दिस इज हेलो आ रहा है और इसमें क्या लिख रखा था मैंने, हेलो। तो ऐसे वेरिएबल जिनको नहीं डिक्लेयर किया गया या फिर किसी वेरिएबल के अंदर नहीं रखा गया है वो वैर कहलाएंगे, एंड कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है सेम पेज में ना, सेम पेज में। अब यूजेस देखो, जैसे वेरिएबल देखो, मोर देन केस में, डेवलपमेंट केस में आप कॉन्स्ट यूज करेंगे, कॉन्स्ट का यूज करेंगे या लेट का यूज करेंगे। वैर का यूज तभी करेंगे, चलो ऐसा देख लेते हैं वैर का यूज। अब जब वैर का यूज करना होगा तो हम उसी जगह यूज करेंगे जहाँ पे हमें डेटा बार बार बदलना पड़े, बार बार बदलना पड़े। सपोज करो कोई डेटा हमें मिल रहा है, तो एक्स वाई जेड डेटा मिल रहा है, फिर से होगा कि नहीं यार एक्स वाई जेड नहीं होगा, वह वेरिएबल को हम कहीं और यूज कर लेंगे। ध्यान समझना, यह वेरिएबल हम इसी पेज में कई कई बार यूज कर सकते हैं, इससे बाहर नहीं यूज कर सकते, इसी के अंदर यूज करेंगे। अब कोई कहता है कि नहीं हमें इसी के अंदर कई बार यूज करना है बट उसका डेटा बदलते रहना है हमें ना। जैसे यूजर एक नंबर डाल रहा है तो फिर से कोई दूसरा कोई यूजर डाल रहा है तो उसके लिए डेटा हमेशा डेटा बदलने के लिए हम वैर का यूज कर लेंगे। लेट का यूज तभी करेंगे जब हमें पता हो कि डेटा फिक्स है। जैसे मैंने बता दिया कि इसमें इंटीजर ही डेटा जाएगा ना, जैसे मैंने इसमें कह दिया कि चलो इसमें 1 to 9 ही डेटा जाएगा, ठीक है, 1 2 ऐसा मैंने बता दिया, सपोज दैट कि इस तरीके से डेटा जाएगा इसमें, ठीक है, सपोज दैट। अरे हाँ, तो अब हम उसका डेटा चेंज करने के लिए लेट का यूज करेंगे, ठीक है, सिर्फ तब लेट का यूज कर लेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, वो वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर था, एक्स वाई जेड डेटा आ रहा था, ऐसा काम करो कि उसे दोबारा कॉल कर लो, उसमें उसका डेटा बदल दो बस। डेटा, अब जो भी डेटा होगा चाहे वो 1 2 3 कुछ भी हो, उसका डेटा बदल दो, ठीक है। बट कॉन्स्ट के केस में क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक बार हमने उसे डिक्लेयर कर दिया तो हमें वहीं जाके, सपोज करो मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे लिखा है ना, तो मैं अब इनको कहीं नीचे जाके चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं ये ए लिखा है यहाँ पे ना, ए को मैं उठा के कहीं पे भी यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू, मैं अब यहाँ पे मिस्टर कोडर आ रहा है, इसको भी हटा के कोडर लिख दूंगा तो भी इसका आउटपुट आएगा। अब देखना चाहो तो देखो इसका आउटपुट आया, वहां से नहीं आ रहा है बट यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, क्लियर क्लियर आउटपुट आ रहा है ना। सेकंड यहाँ से गायब हो गया क्योंकि ये 1 2 ऐसे नहीं है, लिखा जाता है अलग तरीके से लिखा जाता है, तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। बट अगर कॉन्स्ट को हम कॉल करना चाहें तो कॉन्स्ट कहेगा नहीं भाई साहब हमारी बस की बात नहीं है, आप जो कर रहे हो एक ही बार करो, मल्टीपल टाइम नहीं कर सकते, तो ठीक है। बट एज अ हम अगर लर्निंग स्टेज में है तो लेट और वेयर का यूज करो, जब एपीआई कॉल करेंगे तो प्रॉपर कॉन्स्ट का यूज करेंगे, ठीक है। वेरिएबल समझ गए। अब देखो वेरिएबल बनाने के कुछ नियम कानून भी होते हैं, नियम देख लेते हैं। देखो वेरिएबल जो भी बनेगा एक्स वाई जेड, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता चलता हूँ, वेरिएबल को हम कैमल केस में लिखेंगे। जैसे मुझे लिखना है फर्स्ट नेम, तो FIRST फर्स्ट नेम,
ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। बट मैं यहाँ पे जीरो लगा के नहीं लिख सकता हूँ, इंटीजर नंबर नहीं लिख सकता हूँ, स्पेशल कैरेक्टर नहीं डाल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इनके अंदर कोई स्पेस नहीं दे सकते हैं, पहली बात स्पेस नहीं यूज कर सकते, डैश नहीं यूज कर सकते, अंडर स्कोर यूज कर सकते हैं। ओके, ये बातें याद रखना। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब वेरिएबल समझ गए कि वेरिएबल का यूज क्या होता है, बेसिकली डेटा स्टोर करने का। अब कहाँ कहाँ यूज करना है वो भी समझ लिए, नहीं वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो भी क्या वो उसका क्या यूज होगा वो भी समझ गए। अब देखो, पहले तो वेरिएबल हो गया, और क्या होता है हमारे पास? अब होते हैं हमारे पास डेटा टाइप। बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं कि एक्स नाम के वेरिएबल में क्या रखा गया है और किस टाइप का डेटा है। वेरिएबल क्या करता है? डेटा स्टोर करता है, बट अब हमें चेक करना होगा कि किस टाइप का डेटा है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटा टाइप। तो आ जाओ डेटा टाइप देखते हैं। मैं नया फोल्डर बना लेता हूँ, JS3 .html। अब अभी तक हमने क्या किया था पिछले इस वाले में? मैंने ये बनाया था, इसको फिर से उठा लेता हूँ। मैं अभी के लिए मैं यही ला रहा हूँ, सेम टू सेम मैंने यूज किया। अब मुझे पता है कि ये अल्फ़ाबेट लिखा गया है, ठीक है, ये अल्फ़ाबेट लिखा गया है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इतना हटा देता हूँ क्योंकि हमें तो पता है वो मल्टीपल टाइम कॉल कर सकते हैं। ओके, अब हम इस पेज को रन करेंगे। नॉर्मल सा आउटपुट आ गया, सही है। अब सबसे पहले कहाँ चला गया? अब चलो, मैं हमेशा एक br टैग यूज करूंगा जिससे ये क्लियर होता रहे कि वो डेटा भी आ रहा है, उसका टाइप भी आ रहा है। टाइप भी आ रहा है, तो सबसे पहले टाइपो चेक करेंगे। तो टाइपो मीन्स किस टाइप का है, तो हम यहाँ पे एक और रहने देते हैं या फिर से देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे लिखेंगे टाइप ऑफ। टाइप ऑफ फंक्शन आता है इनबिल्ट, इसका यूज करेंगे, ब्रैकेट। अब हम वेरिएबल का नाम क्या है? ए। अब जो भी डेटा लिखा जा, जो भी वेरिएबल डेटा स्टोर कर रहा है उसका क्या, वो किस टाइप का डेटा है हमें यहाँ पे पता चलता रहेगा। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे लिख क्या आ रहा है? स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग। अगर HR चाहो तो यहाँ पे HR भी यूज कर सकते हो, मैं यहाँ पे HR यूज कर दूंगा तो अलग दिखेगा। ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का ये डेटा है, बट HR ना यूज करो क्योंकि मल्टीपल चीजें देखना है तो हमें। ये हो गया, स्ट्रिंग टाइप का है। चलो फिर से मैं इसको यूज करता हूँ। इस बार मैं ऐसा करता हूँ, एक स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ, लेट का यूज करता हूँ। अब लेट में हम देखेंगे अगर कोई टाइप, सपोज करो मैंने इसका टाइप चेक किया, अब इसका भी टाइप चेक करना हो गया, मतलब टाइप का ही टाइप चेक करना हो गया कि अगर वो टाइप इस टाइप का डेटा दे रहा है तो वह किस टाइप का डेटा, वो किस टाइप है, वो कौन सा टाइप है। अगर हेलो कोडर स्ट्रिंग है तो वो स्ट्रिंग किस टाइप का है ना। इसके लिए कुछ नहीं बदलेगा, सेम यही रहेगा। मैं वाई यूज कर लेता हूँ इक्वल टू, इस बार इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, इस बार इंटीजर ले लेता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे इंटीजर लेता, सपोज दैट 26 मैंने 56 लिया, तो 56 क्या है? नंबर है ना, नंबर है। और नंबर किस टाइप का डेटा डेटा टाइप है उसके लिए, लाइक अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैंने y को कॉल किया 25। इसके बाद हम यहाँ पे डॉक्यू, ऐसा करता हूँ, इसको कॉपी कर देता हूँ, बार बार इसे यूज करना है। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ध्यान से, राइट के बाद अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये कि सबसे पहले हमें टाइप बताओ। ठीक है, टाइप किसका? वाई का। तो ये हमें वाई का टाइप बताएगा, कहेगा सर नंबर है। ठीक है, मैंने कहा चलो जो टाइप आ रहा है उसका बताओ। तो अब उसका बताने के लिए कुछ बदलना नहीं है, टाइपो ऑफ रहेगा, बट ब्रैकेट जब हम बना रहे हैं ना, तो
एक और ब्रैकेट बनाएंगे, जो हमने टाइप के बाद ब्रैकेट में y रखा है, यहाँ पे फिर से टाइपो आप चेक करेंगे। किसका टाइपो? जो टाइपो मतलब नियरेस्ट टाइपो, ये इसका टाइपो, ठीक है। उसके बाद फिर से ब्रैकेट y, तो y का सबसे पहले क्या निकलेगा? टाइप निकलेगा, फिर जो उसका टाइप है वह निकल के आएगा। लेट मी शो इट, ये दिस इज ना, नॉर्मल सी बात है। 25 नंबर है ना, इंटीजर नहीं यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे नंबर कहलाएगा। जितने भी हमारे 1 to 0 जो भी आएंगे वो नंबर्स कहलाएंगे, यहाँ पे इंटीजर नहीं होते हैं, यहाँ पे नंबर्स हो जाते हैं। और वह नंबर, ये नंबर किस में आ रहा है हमारा? इंटीजर टाइप, सॉरी हाँ इंटीजर, सॉरी स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब एक चीज नंबर तो और, इंटीजर टाइप में आता है ना सर? हाँ हाँ इंटीजर टाइप में। देखो दो चीज तो तुम समझ गए, कि अगर हमारे पास वैल्यू ABCD हो या 1 to 0 हो, तो ये तो हमें किस में मिल जाएगा? इंटीजर नंबर, और सॉरी स्ट्रिंग नंबर इसमें मिल जाएगा। बट आपको ये भी पता है कि एज अ प्रोग्रामिंग में कभी कभी हमें कंडीशन ट्रू फॉल्स भी मिलती है ना, हमें चीजें ट्रू फॉल्स भी मिलती है। देखे होगे मोर देन केस में, तो उसका टाइप कैसे पता चलेगा? प्रोग्राम बनाना भी छोड़ देते हैं, अभी तो जो छोटी छोटी चीजें पहले वो समझते हैं, कि जो चीज अगर हमें जैसे ट्रू फॉल्स नाम होता है, ट्रू फॉल्स डेटा मिलता है, तो उसको कैसे करेंगे? जैसे मान लो मैं फिर से लेट बना लेता हूँ, सब लेट, बूलियन डेटा होता है ना वो तो। हाँ वो बुलियन में आएगा, इक्वल टू ए, ए बनाया मैं, चलो कोई नहीं, ए मैं यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, सपोज दैट फॉल्स डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अगर मैं ए का आउटपुट देखना चाहूँ तो यह आएगा हमें, कोई आउटपुट आ रहा है? नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि फॉल्स है ये, ए फॉल्स में आ रहा है। अगर मैं ट्रू कर दूँ तो क्या आउटपुट आएगा? सोचो आउटपुट आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा आउटपुट, क्योंकि हम उसकी कंडीशन बता रहे हैं। ट्रू फॉल्स स्टोर करता है, बट वो कंडीशन के टाइप में स्टोर करेगा। जैसे ए के अंदर अगर मैं ट्रू और फॉल्स स्टोर कराऊंगा तो वो कंडीशन स्टोर होगी, ना कि डेटा स्टोर होगा, ठीक है। बट हम इसका तब भी यह चेक कर सकते हैं ये किस टाइप का है। मैं अगर टाइप को चेक करता हूँ यहाँ पे, डॉट राइट टाइपो ऑफ किसका? ए का, तो यहाँ पे क्या आएगा? अरे सॉरी सॉरी, यहाँ पे ए बना है, यहाँ पर भी ए बना है, तो मैं इसको एक्स वाई एक्स कर देता हूँ, तब जाके आउटपुट मिलेगा। तभी कह रहा हूँ मैं, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? याद रखना जब भी कि उस सेम पेज में हो तो वेरिएबल, अगर लेट में कोई वेरिएबल स्टोर है तो उसको वैर में नहीं लिख सकते, अगर वैर में स्टोर है तो उसे काउंट, मतलब एक दूसरे में नहीं स्टोर करा सकते सेम वैल्यू। देखो यह आ गया बुलियन टाइप का। अगर हम इसको अगर हटा के भी देखें तो ट्रू आ रहा है नॉर्मल। अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो ये हमारा बुलियन टाइप का आ रहा है। अब अगर मुझे बुलियन का भी टाइप को चेक करना होगा कि बुलियन किस में है, तो कुछ नहीं करो, बस डॉक्यूमेंट डॉट राइट टाइपो ऑफ देन एक्स, स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक है। चलो ये तो स्ट्रिंग टाइप का है, एकदम क्लियर पता चला गया। अब अगर मैं इसको एरे बनाता हूँ तो सर एरे थोड़ा में क्या रिपीट होना कर चाहिए? दीजिए ट्रू वाला। मैं अगर मान लो कॉन्स्ट बना लेता हूँ, इस बार कॉन्स्ट का भी यूज कर लेते हैं, बी इक्वल टू ए भी यूज नहीं किया ना अभी, बी मैंने यूज कर लिया। यहाँ पे मैंने एरे लिया है HTML CSS JS ना, ये ले लिया डॉक्यूमेंट, ओके सॉरी डॉक्यूमेंट लिखना है,
डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। मान लो मैंने बी कॉल किया, बी आउटपुट देखना चाहूँ तो नॉर्मल एरे प्रिंट हो गया हमारा, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर एरे रिप्रेजेंट हो गया, ओके नो इशू। मैं यहाँ पे br टैग लगा देता हूँ। अब मैं इसका टाइपो चेक करना चाहूँगा कि किस टाइप का है ये। डॉट एरे लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, सोचो, गेस करो क्या लिख के आना है। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। सही पकड़े हैं आप। टाइप वो क्या, बी, ये आएगा ऑब्जेक्ट। अब होना तो नहीं चाहिए था ऑब्जेक्ट ना, होना नहीं चाहिए था ऑब्जेक्ट, बट ये ऑब्जेक्ट ही आया है। देखो हमें आउटपुट जो मिल रहा है, यह ऑब्जेक्ट किसको किसको देख के ये कह रहा है, इसको देख के ये कह रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर नॉर्मल अगर देखा जाएगा तो ये हमारा यहाँ पे तो एरे है, बट जब हमारा शो हो रहा है तो ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में बन गया है। जैसे इसका डेटा ये हो गया, इसका डेटा है नहीं तो वो ब्लैंक या स्पेस काउंट हो जा रहा है, इस वजह से ये हमें ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली होता ऐसा ही है, जैसे जो एरे हैं वो कैलकुलेट किया जा सकता है, बट जब उसका टाइपो चेक करोगे कि एरे किस टाइप में आता है तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट टाइप में आएगा। अब अगर चलो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, छोड़ो बहुत हुआ, ऐसा कर लेते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो क्या देगा। अगर मैं स्क्रिप्ट यहाँ पे कॉन्स्ट सी इक्वल टू, मैं एक ऑब्जेक्ट ही बनाता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट, FIRST फर्स्ट, गलत लिख रहा हूँ ना, IRST फर्स्ट। अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हेलो, और कॉमा, कॉमा जरूर लगाना है, ठीक है। सेकंड, थोड़ा सा, हाँ, सेकंड मैं बना देता हूँ यहाँ पे CODER, क्या लिख रहा हूँ मैं, CODER, ठीक है, कोडर्स कर देता हूँ। अब अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब मुझे आउटपुट देखना तो मैं सी अगर लिखूंगा तो क्या मुझे आउटपुट मिलेगा, टू टाइप ऑब्जेक्ट। अब देखो ये अब एरे बन के आ गया देखो अब ये आउटपुट हमें एरे में दे रहा है ना, ब्रैकेट प्रॉपर दे रहा है, वो अंदर ऑब्जेक्ट लिखा है वो अलग बात है, लेकिन हमें इस बार एरे में दे रहा है, बट बता रहा है कि इसके अंदर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो हमेशा जब ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट कराते हैं तो, या फिर हम जब भी ऑब्जेक्ट शो करा रहे होंगे तो हमें उनकी की, ठीक है, की इट मीन जो फर्स्ट में लिखी जाती है वो की होती है, जो कॉलन के बाद लिखी जाती है, नॉट अ सेमी कॉलन, कॉलन के बाद जो लिखी जाती है वो वैल्यू होती है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ C.FIRST फर्स्ट, ठीक है, C.फर्स्ट कॉमा सेकंड, अगर प्रिंट कराना है, चलो मैं अभी फर्स्ट कराता हूँ हेलो, अगर सेकंड कराना है तो कॉमा C.सेकंड। इस बार ये एकदम प्रॉपर हमें किस में मिला, ये हमें मिला है एज, अगर हम लोग देखना चाहें तो ये स्ट्रिंग मिल रहा है ना, सिंगल लाइन में स्ट्रिंग मिल रहा है। अगर हम यहाँ पे एलन यूज करते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, स्पेस आएगा, नहीं आएगा, इस बार वो भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यह सिंगल लाइन में आ रहा है आउटपुट। हाँ, हम इसमें कॉन्केटिनेशन करके भले कर सकते हैं। अब कॉन्केटिनेशन कैसे होता है, चलो मैं चाहूँ तो यही बता देता हूँ, चलो इसको यहाँ नहीं अलग से और बताएंगे। अगर एस्ट्रिक लगाए तो एस्टिक लगाना है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी लगा सकते हो। अब मैं इसका ऐसा करता हूँ, टाइपो चेक करता हूँ। चलो मैं यहाँ पे एस्ट्रिक लगा के देखना क्या आउटपुट आएगा। यह इस बार दे रहा है हमें ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस बार भी ये ऑब्जेक्ट बता रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो डेटा है वह ऑब्जेक्ट में है, बट अगर हम इसको प्रिंट कराएंगे तो हमें यह देगा किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप, ओ सॉरी, हमें डेटा स्ट्रिंग में मिलेगा। ओके, अब एक चीज और होती है, अगर हम वेरिएबल, कोई भी डेटा नहीं है, कोई भी डेटा नहीं है तो वो नल है ना। नल टाइप कैसे चेक करोगे, अगर हमारे पास
कोई चीज नल में है ही नहीं, मतलब मैंने वेरिएबल या फिर कॉन्स्ट इक्वल टू सॉरी कॉन्स्ट डी इक्वल टू वेरिएबल बनाया बट इसमें नल स्टोर करा दिया। तो नॉर्मली अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट डी करता हूँ तो हमें आउटपुट तो मिलेगा कि हाँ भाई साहब ये नल कुछ नहीं है, नल है। बट अभी अगर मैं इसका टाइपो चेक करना चाहूँ तो देखना, इसमें भी इंटरेस्टिंग चीज है, ये भी ऑब्जेक्ट में आएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट में क्यों? देखो, जो चीजें सिंगल सिंगल होती हैं, जैसे नाम होता है ना, वो ए टू जेड में होगा। नंबर जो भी इंटीजर होंगे वो 1 to 0 में होंगे, नंबर सारे नंबर में आ जाएंगे। बट जो ट्रू कंडीशन जैसे ट्रू और फॉल्स होते हैं, ये कंडीशन के बिहाफ पे आते हैं। कैसे? कंडीशन के बिहाफ पे। तो वो बुलियन में हो गया कि भैया हाँ कि इनका कोई फिक्स नहीं है, वो कभी ट्रू या कभी फॉल्स होंगे। बट अब एक ही जगह पे मल्टीपल डेटा हो या ना हो, तो ऐसी चीजें भीड़ में होती है ना। जैसे एरे एरे अगर नॉर्मल भाषा में देखा जाए तो एरे क्या होता है, बहुत बहुत सारा डेटा स्टोर करके रखता है ना। यहाँ पे ये नहीं है कि वो सिंगल टाइप का डेटा स्टोर कराएगा, मल्टीपल टाइप का डेटा स्टोर करा सकता है, कुछ की फिक्स नहीं है। तो आउटपुट वो हमेशा ऑब्जेक्ट में माना जाएगा। ठीक है, कि वो ऑब्जेक्ट है, मल्टीपल डेटा स्टोर करके रखा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट ही बना दो, जैसे मैंने ये हेलो फोटो जो था ये ऑब्जेक्ट बनाया था, तो वो क्लियर है ऑब्जेक्ट ही है ना, आउटपुट सही आ रहा है ऑब्जेक्ट है। बट ये भी कोई क्लियर नहीं है कि सिंगल डेटा रखेगा मल्टीपल डेटा रखेगा, तो वो भी ऑब्जेक्ट में आएगा। अब नल नल का भी कंडीशन ये होता है कि हाँ भाई साहब आपने बना तो दिया, मगर मुझे ही नहीं पता कि आप क्या रखना चाहोगे। नंबर रखोगे तो ठीक है, नंबर हो गया। नाम रखोगे तो ठीक है, इंटीजर हो गया। अब स्ट्रिंग हो गया। अब मान लो तुम एरे रख दो, तो हमें क्लियर नहीं पता कि एरे तो वो ऑब्जेक्ट में आ गया। अगर वो और नॉर्मल तुम ऑब्जेक्ट ही बनाना चाहोगे तो ऑब्जेक्ट ही हो गया। तो इसलिए हमेशा वो ऑब्जेक्ट में ही मानता है अपने आप को। ओके, अब वेरिएबल बना के छोड़ दो जिसे कहा जाता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड केस में क्या होगा, मैं सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं सी बना, देखो एक सी सी ए बी सी डी ई, ये छोड़ो, डेमो करके छोड़ देता हूँ। अगर मैं अभी ये सब हटा देता हूँ, इतना कुछ तो इसको छोड़ दो, इतना ही कॉल करता हूँ तो क्या आएगा, डेमो। यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है ना, यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा। अब आ जाओ हम कंसोल चेक करते हैं, तो ये कहेगा मिसिंग इनिशियलाइजेशन, कि आपने इनिशियलाइज नहीं किया। तो कॉन्स्ट के केस में क्या होगा, ये तो हमें एरर तो देगा क्योंकि जब तक कॉन्स्ट के केस में ये भी है कि जब तक डेटा स्टोर नहीं करोगे तब तक तो ये नहीं मिलेगा। बट मैं इसको वैर में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो वैर में कन्वर्ट करने के बाद इनिशियलाइज हो जाएगा। याद रखना ये भी है कि अगर कॉन्स्ट यूज करेंगे तो हमें कॉन्स्ट के केस में डेटा स्टोर कराना ही है, चाहे वो नल के केस में ना हो ना। बट अगर वैर के केस में है तो डेटा नहीं भी स्टोर है तो हमें आउटपुट जरूर मिलेगा। जैसे अनडिफाइंड, इट्स राइट कि ये अनडिफाइंड है ना। बट अगर मैं यही लेट में बनाऊं तो लेट के केस में भी जरूरी नहीं है कि तुम उसमें डेटा रखो, वहां पर भी अनडिफाइंड। तो कॉन्स्ट एक ऐसी वेरिएबल टाइप है जहाँ पे हमें वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है और उसके अंदर डेटा स्टोर भी कराना है। ठीक है, इट्स अ रिक्वायर्ड डेटा टाइप है ये, कि इसमें डे वेरिएबल और वेरिएबल की वैल्यू दोनों ही होनी ही चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लेट यूज किया था, चाहे वेर या लेट। तो अब मैं अगर इसका डेटा टाइप चेक करना चाहूँ, अगर इसका डेटा टाइप चेक करना चाहूँ तो इसका डेटा टाइप क्या आएगा, यस बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये हमें डेटा टाइप रिप्रेजेंट करेगा। किस टाइप का, अनडिफाइंड टाइप का, क्योंकि वो अनडिफाइंड है ना, अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड का डेटा टाइप भी अनडिफाइंड ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डेटा नहीं है ना। वो वेरिएबल का हमें डेटा टाइप नहीं बताएगा, जो उसके अंदर डेटा रखा है तो उसका डेटा टाइप बताएगा। ठीक है, इतना समझ गए, दो चीज समझ गए अच्छे से, कि वेरिएबल क्या होता है, कैसे कॉल करते हैं, कब कब कॉल करते हैं, और
डेटा टाइप कितने होते हैं? जैसे सबसे पहले हो गया स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके बाद नंबर डेटा टाइप। मैं अगर यहाँ पे कमेंट डालता चलता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, उसके बाद ये क्या है हमारा नंबर डेटा टाइप, नंबर एंड लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, चलो ये तो आप समझ जाओगे, नंबर, उसके बाद ये क्या है हमारा बुलियन, उसके बाद यह एरे तो है, ठीक है, ये एरे तो है, बट यह एरे में आउटपुट क्या मिलता है हमें ऑब्जेक्ट का, याद से एरे अगर जब भी बनेगा तो उसका डेटा टाइप आउटपुट आने के बाद डेटा टाइप, ना कि यहाँ पर प्रोग्राम करते समय डेटा टाइप कुछ नहीं पता चलता, जब आउटपुट आता है ना तब डेटा टाइप क्लियर पता चलता है वो क्या है, क्योंकि प्रोग्राम कैलकुलेट होने के बाद जो आउटपुट मिलेगा वही एक्चुअल आउटपुट होगा। प्रोग्राम कैसे लिख रहे हैं डजंट मैटर, तुम कुछ अभी मैं मान लो इसको ऑब्जेक्ट बना के लिख रहा हूँ, कहीं पे मैंने इसको क्या बनाया है, सॉरी मैंने यहाँ पे एरे बनाया, कहीं पे मैं ले जाके इसको ऑब्जेक्ट बना दूँ ना, या फिर मैंने इसको एरे से तोड़ दिया, नॉर्मल स्ट्रिंग में कर दिया, तो यहाँ पे कैलकुलेट नहीं, जो हमारा यहाँ पे आउटपुट आएगा एक्चुअल में वही चीज मैंडेटरी मानी जाएगी। ओके, अब ये एरे था, कहाँ चला गया, हाँ ये ऑब्जेक्ट में है। अब दूसरा, यह ऑब्जेक्ट तो है ही, आउटपुट भी इसका ऑब्जेक्ट में मिलेगा हमें, ठीक है, ऑब्जेक्ट में ही आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट, नल डेटा टाइप है ये हमारा, ठीक है, नल, और आउटपुट किस में मिलेगा ऑब्जेक्ट में। दूसरा है तो अनडिफाइंड, क्या था डिफाइंड ही था ना, हाँ अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है और जो आउटपुट मिलेगा वो भी अनडिफाइंड ही मिलेगा हमें। ओके, दिस इज, ये हो गए हमारे डेटा टाइप। अब चलो डेटा टाइप चेक करना होगा, अब डेटा टाइप अभी और भी चेक करते हैं, बट अब देखो ये तो बेसिक हो गए, अब वो और भी होते हैं बट हम उसको प्रोग्राम के साथ देखेंगे थोड़ा सा ना, जैसे लेंथ निकालना हो गया तो लेंथ भी होता है, बट वो हम लोग थोड़ा सा लॉजिक के साथ देखेंगे तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, ये हो गया। अब चलो अब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर देख लेते हैं, नेक्स्ट चलते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर की तरफ। फोर डॉट एच टी, ठीक है, दिस इज स्किप टैग मैंने बनाया। अब देखो अर्थमेटिक ऑपरेटर नॉर्मल से पता है प्लस माइनस ये सारे होते हैं, तो हम लोग फटाफट बनाते हैं। चलो देखो प्लस माइनस तो सबको पता है, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं, जैसे मैं वेरिएबल x इज इक्वल टू 10 वेर y इज इक्वल टू 20 करता हूँ। नॉर्मल अगर मैं इसको प्रिंट करूंगा x को ना, अगर मैं x को प्रिंट करता हूँ या फिर एक्स वाई को प्रिंट करूंगा तो नॉर्मल सा डेटा तो रिप्रेजेंट आ ही जाएगा। तो ऐसा करता हूँ मैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, ओ पी टी वेरिएबल, आई थिंक मैंने बनाया नहीं है, चलो वेरिएबल बनाते हुए चलेंगे और एक एक चीज देखते हुए चलेंगे। इसको रन कर लेता हूँ मैं पहले, अभी अगर अभी से रन करूँगा ना तो कुछ नहीं आ रहा है आउटपुट, कंसोल में चेक करेंगे तो लिख के आ रहा है ओ पी टी इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, हाँ भाई साहब बिल्कुल नहीं डिफाइंड किया है मैंने। तो अब मैं डिफाइंड करूंगा वेर ओ पी टी आउटपुट इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सेमीकॉन लगाना चाहो तो लगाओ वरना मत लगाओ, आउटपुट हमें 30 मिला, परफेक्ट मिला, ठीक है। प्लस ऑपरेटर हो गया, मैं इसको माइनस करूंगा तो माइनस में भी हमें -10 मिल जाएगा। ओके, उसके बाद मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो हमें मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। देन अगर मैं हाँ डिवाइड करना चाहूँ तो डिवाइड हो जाएगा। मॉडुलस चेक करना है तो हम मॉडुलस चेक कर सकते हैं, परसेंटेज, ठीक है, 10 आएगा।
अब मुझे उसका स्क्वायर निकालना हुआ तो डबल स्टार, ठीक है, डबल स्टार। अब ये कैसे हुआ है, कहाँ था, 10 की पावर 10, अब 10 को मल्टीप्लाई करेंगे हम कितने 20 टाइम, अगर मल्टीप्लाई करते जाओगे 10 टाइम तो वो ये वेरिएबल आ जाएगा कम से कम अरब रुपए, ठीक है, 10 अरब बराबर। अब एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ये लेते हैं कि मान लो मैं इतना कमेंट कर देता हूँ, ये तो हो गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब इसमें जो होते हैं, एक आता है हमारे पास इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट इंक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर, देन आता है हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, एक्स माइनस माइनस। अब अभी तो मैं एक को कमेंट कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे इसको भी हटा देता हूँ, छोड़ो इसको नहीं हटाता हूँ, अगर आउटपुट देख लोगे तो समझ जाओगे। तो अब हमारे पास आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें इसमें क्या आउटपुट आएगा, एक्स प्लस वाई। अगर मैंने एक्स प्लस वाई किया है और इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है, याद रखना इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाया है किसमें, एक्स में, तो हमें कितना आउटपुट आएगा, अभी तो इसको अगर जोड़ेंगे तो 30 आउटपुट आएगा, 30 आएगा या 31 आएगा या फिर कितना आ जाएगा, 32 आएगा, क्या आ सकता है, चलो आउटपुट देखते हैं। 31 आएगा। ठीक है, 31 ही आएगा। अब मैं अगर मान लो मैं इसको थोड़ा सा उल्टा कर देता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, ठीक आएगा। तब भी 31 ही आ रहा है, ठीक है, 31 ही आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से मैंने देखो, मैंने क्या किया है, कोई लॉजिक नहीं बनाया है यहाँ पे ना। बेसिकली लॉजिक में क्या होता है, पहले प्रोग्राम चलता है फिर इंक्रीमेंट होता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्ट डायरेक्ट ही वो एक्स फिर एक्स, ये दोनों एक्स पहले ही प्लस हो गए हैं ना, ये दोनों एक्स प्लस हो गए, फिर यहाँ सर पे आने के बाद ये दोबारा प्लस हो रहे हैं। तो चाहे पोस्ट लगाओ चाहे प्रीवियस लगाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, वो हमें 31 ही रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं माइनस को यूज करूंगा तो डिक्रीमेंट अगर मैं यूज करूंगा तब क्या आएगा यहाँ पे आउटपुट, बिल्कुल सही जवाब 29 ही आएगा। क्यों, क्योंकि वो डायरेक्ट डिक्रीमेंट करके हमें आउटपुट दे रहा है। ओके, सर ठीक है, अगर मैं डबल प्लस लगाऊं तो एक उसमें जुड़ जाता है, अगर डबल माइनस लगाऊं तो एक उसमें बिल्कुल माइनस सही। हो जाता है ना। चलो, अब ऑलमोस्ट आपने ये भी पढ़ा होगा या फिर आपको ये भी पता होगा, अगर सी पढ़े होगे या फिर और कोई लैंग्वेज भी, तो जैसे मैं बस सर ये सी का ही है पूरा प्रोग्राम। एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इक्वल टू वाई, अब क्या इसका आउटपुट आएगा, जल्दी सोच के बताओ जल्दी, इसका आउटपुट अब क्या आएगा। अब मैं एक्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सोचो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, खत्म करो। 30 सर। देखो, इसे कहते हैं 30 शॉर्ट 30। फॉर्म, टेक्निकल भाषा में हम इसे शॉर्ट फॉर्म कह लेते हैं, ठीक है। जब हमें इनवॉइस बनाते समय अगर हमें ज़्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़ा, छोटा नंबर हो, तो एट अ टाइम वो क्या करेगा, एक्स, ध्यान से समझना, एक्स एक वेरिएबल है, सिर्फ अभी वेरिएबल है, लेकिन एक्स के, मैंने कहा एक्स को जोड़ भी दो ना, एक्स एक वेरिएबल है जो कि पहले से डिक्लेयर है, जिसके अंदर 10 रखा गया है, मैंने कहा उसको y से जोड़ दो, उसने कहा ठीक है, y से जोड़ने के बाद x y से जोड़ दो, लेकिन जो भी आउटपुट आएगा इक्वल, इट मीन जो भी आउटपुट वो आएगा वो x में दोबारा से स्टोर कर दो, ठीक है, x y से जोड़ दो और इक्वल टू जो आ रहा है वो y को रिटर्न, x को रिटर्न कर दो ना। तो x को जब रिटर्न करेंगे तो अब इसका आउटपुट आएगा थर्ड, सॉरी 29 ना। तो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ इन दोनों को, क्योंकि 30 आएगा। अरे यहाँ पे बी आर वेरिएबल लगाओ, मैं तो बोला था सर 30 आएगा। ठीक है, 30 हटाओ, इसको बी आर नहीं एच आर लगाएंगे, परेशान कर रहे हैं, दिस इज। अब ऐसे ही सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं हम, आप चाहो तो माइनस
मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ठीक है। उसके बाद इसका, चलो इतना पहले करो, इसको हटा देते हैं अभी। 1 बाय 1 देख लो, माइनस करेंगे तो माइनस आ रहा है। बट एक चीज आपने देखा था यहाँ पे, अगर मैं x प्लस वाई यहाँ कर रहा हूँ और x प्लस वाई यहाँ कर रहा हूँ, तो दोनों में आउटपुट का अंतर है, आउटपुट का अंतर है, याद रखना। प्लस माइनस में बहुत फंसोगे, प्लस माइनस में ये माइनस आधा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, देखो ध्यान से, हम x को माइनस कर रहे हैं y से। पहले वाले केस में हमने x को माइनस किया y से, तो x तो ऑलरेडी हम y से क्या हम x से -20 करा रहे हैं, तो -10 अभी 10 बच ही रहा है ना, क्योंकि वो ऑलरेडी कम है। बट यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये कह रहा है कि x माइनस करो y से, उसने कहा ठीक है मालिक, x को सॉरी x माइनस करा दो y से, उसने कहा ठीक है, y माइनस हमने माइनस करा दिया, तो 10 अभी भी मेरे पास 10, उसने कहा कि इनके पास अभी 10 रुपए तो और कम बच रहे हैं, तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो उन्हीं का ही हूँ, उन्हीं का दिया हूँ, तो ठीक है तुम फिर से ले लो। तो यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में हो गई, ठीक है, ये प्लस में हो गई। तो अगर कहीं, याद रखना, कभी भी क्वेश्चन ऐसा आया कि हमें दो नंबर जोड़ो बट उसका आउटपुट वाई माइनस में आ रहा है, तो उसे प्लस में करना है, तो बस नॉर्मल सा नियम है कि सेल्फ इस तरीके से प्रोग्राम बनाओ, हो जाएगा हमारा काम, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन में। दोनों केस मल्टीप्लिकेशन सेम वेरिएबल आउटपुट आएगा, कोई ऐसा आउटपुट नहीं है जो बदलेगा दोनों का, ठीक है। डिवीजन सेम थिंग, बट यहाँ पे हाँ, एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम रहेगी यहाँ पे, डिवीजन नहीं वर्क करता है यहाँ पे, क्योंकि दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू हैं, ठीक है, दोनों के अंदर अलग अलग वैल्यू है, तो डिवीजन नहीं यूज करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, याद रखना, डिवीजन नहीं यूज करना है। मॉडुलस यूज कर सकते हो, क्योंकि मॉडुलस में हमें आउटपुट सेम मिलेगा। हाँ, यहाँ पे मॉडुलस में y प्लस वाई, एक मिनट पहले क्या आ रहा था, मैं गलत देख रहा हूँ कि मेरी आंखें धोखा खा गई, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, एक्चुअली ना हमारा आउटपुट थोड़ा सा लेट आ रहा है, आउटपुट थोड़ा सा लेट आ रहा है, अब रिफ्रेश करता हूँ मैं। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मॉडुलस भी वर्क नहीं करेगा, प्लस माइनस डिवीजन यहाँ तक चलेगा, बट जो मॉडुलस नहीं चलेगा। इसके बाद अगर हम आप इसमें इसका स्क्वायर निकालना चाहोगे तो भी नहीं निकलेगा, ठीक है, यहाँ तक नहीं चलेगा, ये दोनों चीज तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, क्योंकि वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी। अब मॉडुलस के केस में क्या है, जैसे यहाँ पे 0.5 आ रहा है, यहाँ पे सॉरी डिवीजन, डिवीजन में 0.5 आ रहा है, तो बट ये क्या कर रहा है, अब डिवीजन होने के देखो, अब ये कह रहा है इससे डिवाइड कर दो, बट जो y है वो इक्वल टू x के बराबर हो जाएगा, तो नॉर्मल सी बात है, जो वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को जो भी कैलकुलेट करने के बाद जो डेटा आ रहा है वो फिर से x को दे दे रहा है, तो इस वजह से ये भी प्रॉपर यहाँ पे नहीं वर्क करता है, ठीक है, ये यहाँ तक प्रॉपर वर्क करेगा, ठीक, इतना समझ गए। ऑपरेटर्स, बेसिकली ये ऑपरेटर्स तो बहुत कम यूज करने को आपको मिलेंगे, मोर देन केस में इतने ही ऑपरेटर आपको यूज करने को मिलेंगे ना, ये सारे ये ऑपरेटर तो बहुत रेयर केस में है, मिल सकते हैं नहीं मिल सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि, नहीं डिपेंड नहीं, आपको मिलेगा ही नहीं कभी, क्योंकि डेवलपमेंट में या फिर कैसा भी डेवलपमेंट हो, इस तरीके के हम लोग यूज नहीं करते हैं ज़्यादातर केस में, क्योंकि इनका आउटपुट ऐसा होता है जो प्रॉपर नहीं मिलता हमें, ओके। अब देखो, इतना समझ गए कि शुरू से देख लेते हैं, इसका मैं दो बना देता हूँ पहले तो। वेरिएबल क्या होता है, क्वेश्चन हो तो पूछ लेना, ठीक है, अगर नहीं क्वेश्चन है तो तुम लोग का तो मैं पूछ लूंगा इसी दिन। तीसरा दूसरा नेक्स्ट था कि डेटा टाइप क्या हो, कितने टाइप के होते हैं,
बेसिकली हमारे पास स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल और अनडिफाइंड, इतनी टाइप के हमारे डेटा टाइप होते हैं। ओके, ये सारे डेटा टाइप हो गए हमारे। आउटपुट क्या मिल रहा है उनका डजंट मैटर, लेकिन ये सारे हमारे डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, उसके बाद अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज करना हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फंक्शंस वगैरह बनाना, फंक्शन नहीं, अब हम देखेंगे डॉम मैनिपुलेशन। ठीक है, डॉम देखते हैं कि कोई डेटा ले लेना, फिर कोई आईडी बनाना, उस पर डेटा रिप्रेजेंट करना, वो सारी चीज़ें देखते हैं। किसी प्रोग्राम को रन होने में कितना टाइम लगता है, नॉर्मल सा, अगर जैसे जितना कैलकुलेशन होने में ये टाइम ले रहा है, कितना टाइम लग रहा है, ये सारी चीज़ें। तो हम थोड़ा इसको हटाते हैं, आ जाते हैं नया फोल्डर बनाते हैं, JS5। अब हम देखेंगे डॉम, देख लेते हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी, आई होप अगर आपको याद होगा, जैसे कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर रहे थे। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे चीजें बदलता हूँ। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, पहले तो H1 टैग ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें डॉम, अगर डॉम छोड़ दो, अभी नॉर्मल समझो कि अगर एक टैग है, हम टैग के अंदर कुछ डेटा भेजना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं कि इस टैग से उठ के ना H1 से उठ के पैराग्राफ में चला जाए, ना पैराग्राफ से निकल के हमारा एक बटन में आ जाए, ना बटन से निकल के एक हमारा फिर से किसी एंकर टैग में आ जाए, ना या फिर अब बटन के क्लिक पे कोई इमेज आ जाए, तो वो चीज़ें कैसे आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें ना, या फिर इनके अंदर हम कैसे डेटा भेज सकते हैं, ये सारी चीज़ें टुकड़ों में समझेंगे। मैंने बनाया एक H1। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, मैंने बनाया एक H1। अब मैं H1 में क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले मान लो हेलो, या फिर इसमें भी एक स्पैन टैग बना देता हूँ नॉर्मल सा। अभी मैं स्पैन टैग बनाता हूँ, और नहीं, पहले स्पैन टैग नहीं, थोड़ा इसको अलग रखते हैं। मैं यहाँ पे हेलो कोडर्स लिख देता हूँ। ओके, क्लास, या सॉरी आईडी लेता हूँ, आईडी। अब डॉम के साथ जब भी काम कर रहे हैं तो हम ज़्यादातर आईडी के साथ काम करते हैं, क्लास के साथ बहुत कम काम करते हैं, टैग के साथ भी कम काम करते हैं। हम हमेशा काम करते हैं आईडी के साथ। ओके, आईडी के साथ, क्योंकि आईडी यूनिक होती है और कैलकुलेशन भी किसी यूनिक चीज़ पे की जाती है, लॉजिक किसी यूनिक चीज़ पे लगाया जाता है, सारी चीज़ों पे हमारे लॉजिक्स नहीं लगाए जाते हैं। तो जैसे मान लो मैं इसको कह देता हूँ ये मेन है हमारा, या फिर मेन आईडी है अभी के लिए। अब मैं स्क्रिप्ट टैग बनाता हूँ। देखो, इसको अगर इसका आउटपुट देखेंगे नॉर्मल, तो हेलो कोडर आ रहा है, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आ रहा है ना। अभी तक हमने क्या किया था, ठीक है, अभी के लिए यहीं रहते हैं, रुक जाओ। अब मैंने क्या किया, मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, वेरिएबल लिया, ए नाम का वेरिएबल लिया, इक्वल टू। अब जैसे कि डॉक्यूमेंट पूरा पेज कॉल हुआ, डॉट, अब बहुत सारे चीज होती है यहाँ पे, ऐसे होता है डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय क्लास, गेट एलिमेंट बाय एट्रीब्यूट, ना गेट एलिमेंट बाय सिलेक्टर्स, ये सारे होते हैं। तो अभी जैसे मैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट में यह चीज सर्च करो, मतलब यह आईडी सर्च करो, कौन सी आईडी, इक्वल डबल इंटू कॉमा में या सिंगल इंटू कॉमा में, मेन आईडी। ठीक है, मेन, या मेन, इट मीन्स डॉक्यूमेंट दिस पेज गेट एलिमेंट बाई, ये ट्रेस करना होता है। ठीक है, जो दूसरी चीज हम यहाँ पे लिखते हैं ना, वो चाहे राइट हो, चाहे राइट एलन हो, चाहे गेट एलिमेंट बाई आईडी, वो ट्रेस करता है, वो ट्रेस करके रिप्रेजेंट करता है। जैसे अब हम लोग क्या कर यूज कर रहे थे यहाँ पे, जैसे हम यहाँ पे यूज कर रहे थे, रुक जाओ, राइट,
तो वो इस डॉक्यूमेंट में राइट ट्रेस करता था, राइट ना, जैसे अब वो राइट कहाँ करता था, ट्रेस कर लेता था, राइट कहीं नहीं है तो वो डायरेक्ट यहाँ पे आउटपुट मिल देता था स्टार्टिंग से ना। बट अगर हम कोई सिलेक्ट फंक्शन ऐसा यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये क्या करेगा, इस पेज में आईडी सर्च करेगा, मेन आईडी, तो मेन आईडी यहाँ पे है। अब जो भी आईडी मिलेगी इसने यहाँ पे स्टोर करा दिया, क्या स्टोर कराया, इसका डेटा, ठीक है। जब भी हम गेट एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या स्टोर कराया इसमें, इसने डेटा। ऑटोमेटिकली ही इसने यह चीज डिक्लेयर है इसके अंदर कि हमें बताना नहीं पड़ रहा है कि इसमें क्या स्टोर कराना है, इसने मेन में जो डेटा रखा हुआ है वो डेटा इसने स्टोर करा दिया है, ठीक है। अब स्टोर करा दिया तो ऐसा तो है कि ये पूरा H1 स्टोर कराया होगा। चलो हम ऐसा करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट लिखो डॉट राइट, मैं अगर ए करता हूँ तो क्या आउटपुट आएगा, ऑब्जेक्ट आया, पूरा एक ऑब्जेक्ट ही बन के आ गया है, ठीक है। पूरा एक ऑब्जेक्ट ही बन के आ गया है यहाँ पे हमारा। अगर मैं इसका यहाँ पे डॉट, सुन लो, ऑब्जेक्ट बन के आया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर मैं कंसोल पे जाके चेक करूँ तो यहाँ पे तो कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, जैसे मुझे जानना है कि इसके अंदर कौन सा डेटा रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे डॉट वैल्यू या फिर डॉट वेल लगा दूंगा, ठीक है, वेल। अब आउटपुट देखूंगा तो अनडिफाइंड आ रहा है, वैल्यू नहीं आ रहा, डॉट वेल ले लो, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ इसको थोड़ा सा सुन सुनो यहीं पे चलाता हूँ प्रोग्राम, मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डॉट, सॉरी आईडी, कौन सी आईडी, मेन का INER इनर HTML। ये चल क्यों नहीं रहा है प्रोग्राम, या फिर मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ, लग रहा है कि मैं ही कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ ऐसा। डॉट वैल्यू लगाने के बाद फिर उसके नीचे सर उसको बताना पड़ेगा नंबर में है कि उसमें फ्लोट में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जरूरी थोड़ी ना, नहीं 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 नहीं, वो तो कन्वर्ट, जैसे देखो, कन्वर्ट करना तो वो हो गया कि अगर डेटा लेने के बाद हमें कन्वर्ट करना होगा। मुझे इसका डॉट इनर HTML अगर लेता हूँ, अब आया है, ओके ओके, मैं थोड़ा सा गलती कर रहा था, भूल गया था मैं, सॉरी। वैल्यू तब लगाते हैं जब किसी इनपुट से डेटा उठाते हैं ना, किसी इनपुट से डेटा उठाते हैं तब हम वैल्यू का यूज करते हैं, याद रखना। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देता हूँ, वैल का यूज तब करते हैं जब हमारे पास इनपुट टैग हो, ठीक है, इनपुट टैग हो। अदर टैग में हम यहाँ पे, जैसे मैंने इनर HTML यूज किया है, परफेक्ट है। देखो इनर HTML, अब यहाँ से भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इनर HTML में जो उसके अंदर का HTML के अंदर का डेटा होगा वह पूरा का पूरा रिटर्न आ जाएगा, ठीक है, वो पूरा का पूरा डेटा रिटर्न आ जाएगा। जैसे मान लो मैं इसको एक स्पैन टैग में रख देता हूँ, तो अभी मैं रख रहा था ना, अब मैं अगर स्पैन टैग में रखूंगा तब भी ये हमें डेटा ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, पहली थी। दूसरा इसके अंदर एक आता है हमारे पास डॉट इन डॉट इनर, सॉरी, इनर
डॉट कहाँ चला गया, डॉट इनर टेक्स्ट। इनर टेक्स्ट में क्या करेगा, हमें HTML क्यों नहीं प्रिंट कर दे रहे हो हमारा, HTML प्रिंट करने के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पे नहीं, ओके इनर HTML तो प्रिंट कर दिया। मेन में स्पैन टैग डेटा पूरा है ना, ऐसे करते हैं, रुको मैं अगर इसको उठा के यहाँ पे रखूँ तब हमें डेटा मिलेगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा डेटा दे दे रहा है ना। अब करता हूँ तो भी नहीं आ रहा है, मुझे टैग चाहिए ना कि ये चाहिए। डॉक्यूमेंट अरे भाई फिर से गलती कर दी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी आईडी, मेन आईडी का डॉट, अगर मैं यहाँ पे डॉट इनर HTML यहाँ पे लेता हूँ, इनर HTML, यही चीज, अरे सॉरी 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 सॉरी, दो बार डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट एट्रीब्यूट नहीं, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट, सॉरी मेन डॉट IER इनर HTML, यहाँ पे आया है, वहां पे आउटपुट नहीं आएगा। देखो इनर HTML क्या करेगा, यहाँ पे ना आ तो रहा है आउटपुट, बट ना वो HTML का आउटपुट दे दे रहा है, ठीक है, स्पैन टैग का आउटपुट दे दे रहा है। बट इनर अब इस आई थिंक स्पैन टैग की वजह से दे रहा होगा, कोई और टैग यूज करोगे तो वहाँ पे आउटपुट आ जाएगा, या तो फिर मेरे सिस्टम में नहीं आ रहा होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। देखो इनर HTML क्या करेगा, इस टैग के अंदर जाएगा, इस टैग के अंदर जो भी डेटा है उसको तो लेके आएगा, बट कोई डेटा अगर किसी टैग के अंदर रखा गया है तो वह पूरा का पूरा उठा के लाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा उठा के लाएगा। बट अगर मैं यहीं पे इनर थोड़ा सा बाहर, चलो कोई नहीं, डॉक्यूमेंट डॉट, देखो एक चीज और है, जब मैं डॉक्यूमेंट लिखता हूँ ना तो पूरा पेज कॉल हो जाता है, ठीक लिखा हूँ, पूरा पेज ब्लू हो गया है, कॉल गेट एलिमेंट बाई आईडी, कौन सी आईडी, या चलो ऐसा कर लेता हूँ ना, मैं यहाँ पे आईडी की जगह मैं आपको यहाँ पे टैग यूज करके दिखा देता हूँ, गेट टैग नेम, ज्यादा रखना, टैग नेम, टैग का नेम क्या होना चाहिए, जो कि हमारा क्या है H1 डॉट इनर TEXT टेक्स्ट, अब इंटर हिट किया हूँ H2, गलती हो गई है यहाँ पे, H2 को मुझे यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर रखना था, तो एक मिनट, H1 है, सॉरी 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 सॉरी, H1 है, अब आउटपुट आएगा, नॉट डिफाइंड, टैग नेम नॉट डिफाइंड, एक मिनट, अनडिफाइंड अभी भी आ रहा है, मेरे लैपटॉप को थोड़ी सी बीमारी लग गई है, तो मैं ना यहाँ पे टैग नेम ना करके मैं यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई
आईडी कर देता हूँ, अभी के लिए आईडी से काम चलाते फिर हैं। क्वेरी सिलेक्टर चला दीजिए डायरेक्ट। नहीं, क्वेरी सिलेक्टर चला तो सकते हैं, बट क्वेरी सिलेक्टर को चलाने का थोड़ा सा अलग नहीं होता है। ज़्यादातर क्वेरी सिलेक्टर तब चलाते हैं ना जब ऐसे प्रोग्राम्स ना हो, उसके लिए थोड़े से यूनिक प्रोग्राम होने चाहिए, बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे मेन यूज करता हूँ, मेन। अब मैं यहाँ पे इनर टेक्स्ट लेता हूँ, तो इनर टेक्स्ट में ओनली हमारा उनके अंदर का टेक्स्ट आएगा, वो चाहे जैसा भी हो, कितने भी, मतलब अगर मैं इनके अंदर ना कितना भी टैग बना के रख दूँ ना, कोई उनको मतलब नहीं है, वो सिर्फ हमें क्या देंगे, हेलो कोडर देंगे। बट मैं अगर HTML यूज करूंगा तो यहाँ पे यह उनके अंदर का HTML भी उठा के रख देंगे। ठीक है, अब ध्यान समझो, डाउन टेबल से करते समय जैसे मैं एक टैग से दूसरे टैग में डेटा भेज रहा हूँ, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि किसी चाइल्ड, ध्यान समझना, ये तो हमारा H1 पेरेंट है और स्पैन क्या है, चाइल्ड है। अगर किसी पेरेंट के अंदर चाइल्ड टैग है तो उसमें भी कोई डेटा भेजना है, तो हमें उसको भी कॉल करना होगा। डॉट इनर HTML, हमें ये देखो, अब हम उसको निकालने का नियम आगे देखेंगे, बाद में देखेंगे, बट हमें यह पता होना चाहिए कि हमें डेटा भेजना ही कहाँ है। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया चलो 2 नंबर जोड़ो। अब देखो 2 नंबर को जोड़ के मैं कहूँगा अगर कि हाँ, चलो मान लो स्पैन टैग के अंदर भेजना है। अब इसमें मल्टीपल स्पैन टैग हैं, तो मैं कह दूंगा इस वाले में भेजना है। तो उसको कैसे देखोगे, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इनके अंदर कितने HTML हैं। याद रखना कितने HTML हैं, वह निकालेंगे। फिर मैंने बोला था सेकंड स्पैन में भेज देना, तो आप उस सेकंड स्पैन में भेजोगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना रखते हैं, इतना तो समझ गए कि वेरिएबल्स वगैरह क्या होते हैं, कॉल कैसे करना होता है। ठीक है, हम डेटा पेज को कैसे कॉल करते हैं, पेज में से किसी को हमें गेट, जैसे अगर मुझे स्पैन गेट करना हुआ तो यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर तो नहीं, अभी नहीं बताऊंगा मैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी से देखो, पहले आईडी से हाथ क्लियर करो, उसके बाद फिर क्वेरी सिलेक्टर, फिर या तो फिर एट्रीब्यूट नेम के पास चलेंगे। ठीक है, तो बस अभी के लिए इतना रखते हैं, फिर कल चलेंगे हम लोग। अभी तो मैंने पेज पे सारा काम करके देखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे कंसोल पे कर रहा हूँ, तो अब हम जो भी काम करेंगे उसका आउटपुट सीधा सीधा हम यहाँ पे कंसोल पे देखेंगे। ओके, अब जो भी आएगा आउटपुट कंसोल पे आएगा। जैसे इस प्रोग्राम को सबसे पहले यही रहेगा प्रोग्राम कि इस प्रोग्राम को चलने का में कितने टाइम्स लग रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कल। ओके, तो बस आज के लिए भी इतना काफ़ी है।